खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास पंजाब से। मोगा के पास भारतीय वायुसेना का विमान क्रैश कर गया है। वायुसेना का MiG-21 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। कल रात क्रैश हुआ वायुसेना का MiG-21 विमान रूटीन सोटी उड़ान पर था। MiG-21 और दुर्घटनाग्रस्त हुआ, क्रैश हुआ है पंजाब के मोगा में। MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त। इसका कारण क्या था यह अभी तक स्पष्ट नहीं। MiG-21 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है मोगा, पंजाब में कल रात। उधर पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान कोरोना से जान गंवाने वाले कर्मचारियों को लेकर सीएम योगी बेहद गंभीर हैं। चुनाव में ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों के निधन पर योगी ने मानवीय पहल की है। सीएम ने राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस में संशोधन करने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने टीम 9 की बैठक में मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव पंचायती राज को निर्देश दिए हैं कि चुनावी ड्यूटी करने वाले जिस किसी भी कर्मचारी की कोरोना से मौत हुई है, उन्हें चुनाव आयोग की गाइडलाइन में संशोधन कर मुआवजा और नौकरी दी जाए। सीएम योगी ने कहा कि हर एक मौत दुखद है। राज्य सरकार की संवेदना हर नागरिक के साथ है। ये कुछ गाइडलाइंस हैं कि किनको मुआवजा दिया जाता है, किनकी मदद की जाती है। उसके गाइडलाइंस और ये गाइडलाइंस आज के नहीं है, ये अनेक सालों से चले आ रहे हैं। लेकिन इसके कारण कुछ जो एक काउंटिंग में नंबरिंग जो होती है उसमें कुछ दिक्कतें आ रही थी और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसमें बातचीत करी चुनाव आयोग से, मुख्य सचिव को लगाया कि ये जो गाइडलाइंस हैं जिसमें कहा जाता है कि जो बस्ता लेके कर्मचारी गया और बस्ता जिसने जमा किया उसी को वो पीरियड माना जाएगा। अब उसके बीच में कहीं किसी की मृत्यु होती है तो उसको फिर गिनती में लिया जाता है। मगर कोरोना जैसी बीमारी पहले नहीं होती थी। कोरोना में तो ये भी देखा जा रहा है कि जो है आज आपको पता नहीं चलता, मगर काम खत्म करने के बाद जब आते हैं तो संक्रमित होते हैं और फिर अप्रिय घटनाएं भी हो जाती हैं। तो उसको देखते हुए ये परिवर्तन कराया जा रहा है गाइडलाइंस में, जिसके लिए अनुरोध किया है। मुख्य सचिव भी गए हुए हैं, बातचीत हुई है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि चुनाव आयोग ये गाइडलाइंस में परिवर्तन करेंगे, संशोधन करेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर जोशीमठ से। तपोवन टनल के पास बना झूला पुल बह गया है। भंगियूल गांव को जोड़ने वाला पुल धौली गंगा में बह गया है। PWD ने 2 महीने पहले ही ये पुल बनाया था। 7 फरवरी को ऋषिगंगा में आई जल प्रलय के बाद ये पुल बना था और ये बह गया। 7 फरवरी को जब ऋषिगंगा में जल प्रलय आई उसके बाद ये पुल बनाया गया था और ये झूला पुल बह गया है। जोशीमठ में इससे पहले जहां पर हादसा हुआ था फरवरी में, तपोवन टनल के पास ये झूला पुल बनाया गया था, ये बह गया। भंगियूल गांव को जोड़ने वाला ये पुल धौली गंगा में बह गया। मौसम खराब हुआ, तूफान ताउते की वजह से उत्तराखंड में बहुत तबाही मची है। इसकी वजह से कई जगहों पर तेज बारिश। हमारे संवाददाता रंजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। रंजीत, कैसे ये पुल बहा है हमारे दर्शकों को बताएं। रंजीत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हम रंजीत से बात करने की कोशिश करेंगे। जोशीमठ की आप ये तस्वीर देख रहे हैं। गांव को जोड़ने के लिए सड़क से ये पुल बनाया गया था, झूला पुल, ये बह गया। तपोवन टनल के पास ये झूला पुल बनाया गया था फरवरी में आई आपदा के बाद और ये बह गया। जोशीमठ की पुरानी तस्वीर, जिस पुल को आप देख रहे हैं यही बहा है। लगातार बारिश की वजह से तपोवन टनल के पास ये झूला पुल बना था, ये बहा है। भंगियूल गांव को जोड़ने के लिए बनाया गया था फरवरी में आई आपदा के बाद से, लेकिन तूफान की वजह से जिस तरह से लगातार बारिश हुई है और तेज बारिश हुई है उसमें जो जल स्तर बढ़ा, बहुत मुमकिन है कि उस वजह से ये पुल बहा है। और इस पुल के बहने की वजह से भंगियूल गांव से संपर्क टूट गया है। 7 फरवरी को ये झूला पुल बनाया गया था भंगियूल गांव को जोड़ने के लिए।
तो संपर्क टूट गया इस झूला पुल के बहने के साथ ही भंगीलवाल से। सीएम योगी आदित्यनाथ के चलते गोरखपुर की 4 साल की शिवा के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। दरअसल 4 साल की बच्ची शिवा पांडे को लिवर की बीमारी है। उसका दिल्ली के अस्पताल में इलाज चल रहा है। बच्ची के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। ऐसे में उसके पिता ने सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगाई और ये गुहार मुख्यमंत्री तक भी पहुंची, जिसके बाद उन्होंने बच्ची के इलाज के लिए 10 लाख रुपए की मंजूरी दे दी। बच्ची के पिता प्राइवेट नौकरी करते हैं, ऐसे में वो इतना बड़ा खर्च नहीं उठा सकते थे। और यूपी सरकार ने गांव में कोरोना के हालात पर बड़ा दावा किया है। इसमें यह कहा गया है कि यूपी के करीब 60,000 से भी ज्यादा गांव कोरोना संक्रमण से मुक्त हैं और सिर्फ 28,000 गांव में ही कोरोना के केसेस मिले हैं। मतलब ये कि यूपी के करीब 2/3 गांव इस महामारी से पूरी तरह अछूते हैं। यूपी के गांव में कम होने लगा कोरोना का कहर। राज्य सरकार का गांवों पर बड़ा दावा। हमारे केसेस जो हैं वो निरंतर कम हो रहे हैं, एक्टिव केस भी कम हुए हैं। 90,000 में से 62,000 गांवों में नहीं मिला संक्रमण। टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट की रणनीति का बड़ा असर। योगी सरकार की माने तो तेज जांच, संक्रमितों की पहचान और उनके इलाज की मजबूत रणनीति की वजह से राज्य के 90,000 में से 62,000 गांव कोरोना के संक्रमण से दूर हैं। सरकार के दावे के मुताबिक 90,000 गांवों में से सिर्फ 28,000 गांवों में ही संक्रमण के मामले मिले हैं, वो भी सीमित स्तर पर संक्रमण के केस हैं। राज्य भर में 74,000 से ज्यादा निगरानी समितियां गांव-गांव जाकर संक्रमितों की पहचान में जुटी हैं। सरकार का दावा है कि इसी वजह से पूरे प्रदेश में संक्रमण कम हुआ है। सरकार का कहना है कि प्रदेश भर में 90,000 गांवों में से केवल 28,000 गांव में संक्रमण पहुंचा है, वो भी सीमित संख्या में। सरकार इस बात को लेकर भी बेहद उत्साहित है कि प्रदेश की निगरानी समितियां, जिनकी संख्या 74,000 है, वो बेहतर काम कर रही हैं। हाल के दिनों में राज्य सरकार पर सबसे ज्यादा सवाल गांवों के हालात को लेकर ही उठे हैं, लेकिन सरकार ने 74,000 से ज्यादा निगरानी समितियों के जरिए मिली जानकारी के आधार पर राज्य के 62,000 गांवों को कोरोना के संक्रमण से दूर बताया है। गांव में चलाने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया था कि ज़्यादा करके टेस्टिंग गांव में कराएंगे, जिसमें रैपिड एंटीजन टेस्ट को हमने आगे बढ़ाया भी था। और जितने भी हमारे निगरानी समिति है, उनके माध्यम से जो फीडबैक हमको मिलता है, उन लोगों का टेस्टिंग कराना और होम आइसोलेशन में आरआर टीम्स के द्वारा सैंपलिंग कराना, ये सारी चीज़ें एक साथ हम लोग चला रहे हैं। और अब 6725 केस केवल एक दिन में आए हैं और 13,000 से ज़्यादा रिकवरी है। तो जो रिकवरी रेट है वो हमारा निरंतर बढ़ रहा है। विपक्ष की बात करें तो सरकार की तरफ से किए गए ताजे दावे पर विरोधी नेता फिर से आक्रामक हो गए हैं। वो इस पर भरोसा करने को तैयार नहीं। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी नहीं है, उत्तर प्रदेश में बेड और दवा की कमी नहीं है। अंत में माफी मांगनी पड़ी थी। उत्तर प्रदेश के गांवों की दशा बद से बदतर है। लाखों मौत उत्तर प्रदेश के गांवों में भी तक हो चुकी है। कई ऐसे गांव हैं जहां पर स्वास्थ्य महकमे की एक टीम नहीं गई है। मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य में एक दिन पहले की तुलना में कोरोना के नए केस में 600 तक कमी आई है। कुल 6,725 नए केस सामने आए हैं, तो दोगुने से भी ज्यादा 13,590 लोग संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। इस वक्त राज्य में 1,16,000 एक्टिव केस हैं, जबकि पॉजिटिविटी रेट 3.6% पर आ गई है और रिकवरी रेट है 91.1%।
साथ ही CFR 1.1% तक आ चुका है। हमारा विशेष जोर ग्रामीण क्षेत्रों पर है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था, आंकड़ों के आधार पर हमने ये पाया कि अभी केवल 32% ग्रामों में संक्रमण पहुंचा है, बाकी के ग्रामों में संक्रमण नहीं पहुंचा है। और अगर हम सावधान रहेंगे, किसी भी संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में नहीं आएंगे, अपने गांव को बचा कर रखेंगे, और यह कार्य निगरानी समितियों का है कि अपने गांव को बचाएं ताकि वहां पर कोई भी संक्रमित न होने पाए। राज्य सरकार के सामने अब असली चुनौती इस बात की है कि जिन 28,000 गांवों में कोरोना का सीमित संक्रमण है, वहां इस पर किस तरह काबू पाया जाए। ABP गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा और अनुभव शुक्ला के साथ वीरेश पांडे की रिपोर्ट। तो आंकड़ों के हवाले से बड़ा दावा किया जा रहा है कि गांव तक संक्रमण अभी 50% भी नहीं पहुंचा है और अब जो वहां के हालात हैं वो काफी संभले हुए हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा के कई घाटों पर बड़ी संख्या में शवों को दफनाए जाने के मामले में अब सियासत शुरू हो चुकी है। विपक्षी पार्टियों ने इस मामले में अब सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह एक ट्रक लकड़ी लेकर प्रयागराज के दारागंज घाट पहुंच गए, जहां उन्होंने गरीबों के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां दी। उन्होंने पार्टी के 3 पदाधिकारियों के नंबर जारी किए, उन्हें गरीबों के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी सौंपी। दिनों हम लोगों ने बहुत ही पीड़ादायक दृश्य देखे कि जिन लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई, उनका अंतिम संस्कार भी सही ढंग से नहीं हो पाया। उनके दाह संस्कार के लिए लोगों को लकड़ियां नसीब नहीं हुई, बालू के नीचे दफनाना पड़ा, गाड़ना पड़ा परिजनों को, क्योंकि लकड़ी महंगी मिल रही थी, उनके पास लकड़ी देने का पैसा नहीं था। तो इसलिए आम आदमी पार्टी ने इसकी शुरुआत आज की है कि जिन लोगों को लकड़ियों की जरूरत होगी दाह संस्कार के लिए, उनको हम निःशुल्क, एक भी पैसा नहीं लगेगा, लकड़ियां उपलब्ध कराएंगे। और ये 3 नंबर है और इसको इस स्तर पे ले जाएंगे कि किसी को भी ये महसूस ना हो कि अगर उसका जीवन इस कोरोना के कारण, इस महामारी के कारण चला गया तो उसको लकड़ी नसीब नहीं हो रही है, उसको दाह संस्कार भी हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से नहीं मिल पा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बरेली में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान की सरेशाम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। हत्या की वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब ग्राम प्रधान अपनी पत्नी को बाइक से लेकर घर जा रहा था और तभी पहले से घात लगाए बैठे 4 बदमाशों ने ग्राम प्रधान को गोलियों से भून दिया। हत्या की वारदात के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। हत्या का आरोप पूर्व ग्राम प्रधान और प्रधान प्रत्याशी पर लग रहा है। थाना कैंट के अंतर्गत ग्राम परगावा के नवनिर्वाचित प्रधान जो 32 वर्ष के हैं मोहम्मद इशाक, आज शाम को वादी के द्वारा बताया गया है कि 4 लोगों के द्वारा इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस के द्वारा घटना लोगों को गिरफ्तार करने के लिए टीम लगा दी गई है। 4 लोगों में से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, मोहर सिंह को, और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास चल रहा है। हाथरस में फेसबुक के जरिए हुई दोस्ती में मनमुटाव होने पर एक युवक ने एक लड़की को उसके गांव जाकर गोली मार दी। घायल लड़की को जिला अस्पताल से अलीगढ़ रेफर किया गया। लड़की की हालत चिंताजनक है। वारदात के समय मां के साथ वो पशुओं के बाड़े में मौजूद थी। गोली की आवाज से गांव वाले पहुंचे और लड़के की पिटाई कर दी और फिर ग्रामीणों ने पकड़कर उसे पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया, पूछताछ की जा रही है। युवक के पास से पुलिस ने तमंचा भी बरामद किया है। एक युवक द्वारा एक युवती को गोली मार के घायल कर दिया गया है। इस सूचना पे तत्काल क्षेत्राधिकारी सिकंदरा राव, थाना प्रभारी हाथरस जंक्शन द्वारा मौके पे पहुंच के जांच की गई। मेरे द्वारा भी मौके पर मुआयना किया गया। जो पीड़ित युवती थी घायल, उसको उपचार हेतु जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां से उसे अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है। तथा मौके से ही जो इस घटना में आरोपी है रिंकू पुत्र संजय, निवासी थाना कोसीकला जनपद मथुरा, उसको मौके से ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। और झांसी गुरसराय रामनगर रोड पर अज्ञात इंडिगो कार में अचानक आग लग गई। थाना टहरौली पुलिस और दमकल की टीम ने पहुंचकर ये आग बुझाई। जिस वक्त गाड़ी में आग लगी थी उस वक्त गाड़ी का मालिक वहां से गायब था। झांसी की तस्वीर, आग बुझाते वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। गाड़ी का मालिक गायब। जब पुलिस ने आग पर काबू पाया उस वक्त घटना के वक्त कार में कोई भी मौजूद नहीं था।
वहीं मुजफ्फरनगर के जिला कारागार से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पैरोल पर छोड़े जा रहे 15 बंदियों को लेकर डीएम ने जिला कारागार में पहुंचकर जेल अधिकारियों से बातचीत की। साथ ही जेल अधीक्षक से जानकारी ली कि किन किन बंदियों को पैरोल पर छोड़ा जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। शुरुआत करते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कोविड कंट्रोल को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की। आगरा में भाई ने अपने छोटे सगे भाई को मौत के घाट उतार दिया। पैसों के लेन देन को लेकर बड़े भाई ने अपने 15 साल के छोटे भाई की जमकर पिटाई की। इसमें उसकी मौत हो गई। मौके से मृतक का बड़ा भाई फरार। हाथरस में सिकंदरा राव पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई। मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस टीम को 25,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा। फिरोजाबाद में आरसीएच वार्ड में इस्तेमाल होने वाली बच्चों की रेडिएट वार्मर की 4 मशीनें धूल फांक रही हैं। आरसीएच की इंचार्ज ने मशीनें बिल्कुल सही होने की बात कही है। कहा है कि आदेश होने पर मशीन को लगाया जाएगा। सहारनपुर में मृतका के बड़े भाई ने मां और 2 अन्य साथियों की मदद से अपनी सगी छोटी बहन की हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में मां बेटे को गिरफ्तार किया, जबकि 2 फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है। बिजनौर में कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और पुलिस बेखबर है। शादी समारोह में लोगों की भारी भीड़ पहुंची और लोग खुलेआम डीजे पर डांस करते नजर आए। पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। कोरोना की हम बात कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग में देखिए क्या हुआ है। अब बच्चों को भी कोरोना होने लगा है। उसके मामले बच्चों में बढ़ते जा रहे हैं। 14 साल के बच्चे भी कोरोना संक्रमित होते हुए दिख रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जिले में 274 बच्चे कोरोना पॉजिटिव हैं, जिनमें से 71 बच्चे अभी होम आइसोलेशन में हैं। कोरोना अब बच्चों तक भी पहुंच रहा है। खतरे की जद में अब बच्चे हैं और विशेषज्ञ ये भी कह चुके हैं कि यदि तीसरी लहर आती है तो उसमें बच्चों को खास तौर पर खतरा होगा। उसके लिए तैयारियां पहले से करनी होंगी। और रुद्रप्रयाग से देखिए कैसी खबर आई है। यहाँ पर जिले में बच्चों में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। 14 साल तक के बच्चों में भी कोरोना देखा जा रहा है। कुल मिलाकर 274 बच्चे कोरोना पॉजिटिव हैं और 71 होम आइसोलेशन में इस दौरान हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको उत्तराखंड की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पोखड़ा ब्लॉक के मझगांव में 32 लोग कोरोना पॉजिटिव। उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने मौके पर जाकर पूरे गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया। पॉजिटिव आए लोगों को होम आइसोलेट किया गया। रथ में सवार होकर जाएंगे मदमहेश्वर भगवान। शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में भगवान मदमहेश्वर के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू। 22 मई को ओंकारेश्वर मंदिर से रवाना होगी उत्सव डोली। 24 मई को विधि विधान से खोले जाएंगे मदमहेश्वर के कपाट। हरिद्वार में सरकार और पतंजलि योगपीठ के सहयोग से चलाए जा रहे कोविड हॉस्पिटल पहली बारिश में ही जलमग्न हुआ। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बारिश का पानी अस्पताल में आने से मरीज परेशान हुए। खटीमा यूपी सीमा से सटे बनगवा गांव में मामूली विवाद में लाठी डंडे चल गए। इसका वीडियो वायरल। पीड़ित परिवार ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। अल्मोड़ा में कोविड कर्फ्यू की गाइडलाइन के नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस प्रभारियों ने वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से अपराध की कार्रवाई की समीक्षा कर जानकारी ली। साथ ही कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 5,710 चालान किए। रुड़की के लिब्बरहेड़ी गांव में संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन ने विलेज टास्क फोर्स टीम का गठन किया। विलेज टास्क फोर्स टीम हर गांव में जाकर बुखार और कोरोना से संक्रमित लोगों की लिस्ट बनाकर देगी। कोरोना और तमाम खबरें उत्तराखंड से जुड़ी हुई आपने सुपरफास्ट अंदाज में देखी। और अब कुछ और खबरों का रुख करेंगे। उत्तराखंड में जल्द ही कोरोना के मरीजों को आयुष विभाग आयुष 64 दवा के वितरण करने जा रहा है। ये दवा कोरोना मरीजों के इलाज के लिए दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय को केंद्र सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है। आयुष मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि इस दवा का वितरण जल्द शुरू होगा। 1 करोड़ की धनराशि आयुष 64 दवा के लिए सीएम से स्वीकृत भी करा दी गई है।
हमारे आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने हमको गाइडलाइंस जारी की है कि हम कोविड पॉजिटिव का इलाज भी आयुर्वेदिक दवाइयों के माध्यम से, जो सीरियस कंडीशन में जो मरीज है उनको छोड़कर, हम जो माइल्ड मरीज हैं थोड़ा सा उससे दूसरे चरण की स्थिति में, तो केवल सीरियस मरीजों को जो गंभीर रूप से बहुत, जिनका ऑक्सीजन लेवल बहुत नीचे है, फेफड़ों में काफ़ी नुकसान हो चुका है, उनको छोड़कर हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अगर समय पर अगर ले लेंगे तो निश्चित रूप से जो अब तक पूरे देश के अंदर